9/12/2001 की सुबह ने आधुनिक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जब अल कायदा, एक विशाल वैश्विक उग्रवादी नेटवर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक विनाशकारी हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने इस संगठन को नष्ट करने और तालिबान शासन को हटाने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किए, जो अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अल कायदा का आश्रयदाता था। मैं ग्रिफिन जॉनसन, आर्मचेयर हिस्टोरियन, और आज हम अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमले के बाद यह तुरंत स्पष्ट हो गया था कि इसके पीछे कौन था। ओसामा बिन लादेन, स्थापक और प्रमुख नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के लिए उनकी तत्काल प्रतिक्रिया थी बिन लादेन के नेटवर्क से संपर्क स्थापित करना, जो अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा शरण प्राप्त था। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने बिन लादेन को युद्ध के बिना प्रत्यर्पित करने की कोशिश की। इनमें से सबसे प्रमुख थे रॉबर्ट ग्रेनेयर, जो उस समय पाकिस्तान में CIA के प्रमुख थे। 15 सितंबर को ग्रेनेयर ने तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद अस्मानी से मुलाकात की और बिन लादेन को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले करने में मदद करने का आग्रह किया। अस्मानी को यह समझाने में सफलता मिली कि अगर तालिबान बिन लादेन को सौंप देता है तो अमेरिका से युद्ध बच सकता है। हालांकि जैसे ही ग्रेनेयर ने तालिबान से संपर्क स्थापित करना शुरू किया, 20 सितंबर को राष्ट्रपति बुश ने कांग्रेस के समक्ष एक निर्णायक वक्तव्य दिया। उन्होंने तालिबान से बिन लादेन और अल कायदा को सौंपने का आग्रह किया, अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। यह एक साहसिक मांग थी, लेकिन एक ऐसा कदम था जिसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था और बुश को 9 नवंबर के हमलों के पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक और उचित बल का उपयोग करने की मंजूरी दी थी। इसमें उन लोगों के समर्थक भी शामिल थे। मोल्ला उमर ने बुश की मांग को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि बिन लादेन ने हमले नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त उमर ने बिन लादेन की शपथ को अपने प्रति और अफगान जनता की बहादुरी से सुरक्षा प्रदान करने की बात की। इस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि तालिबान बिन लादेन को सौंपने को तैयार नहीं था और ग्रेनेयर के अंतिम प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार अल कायदा और उसके तालिबान समर्थकों के खिलाफ युद्ध को अंजाम देने के लिए बुश प्रशासन ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत 6 रणनीतिक लक्ष्य तय किए थे, जिनमें मुख्य उद्देश्य अल कायदा का उन्मूलन और ओसामा बिन लादेन की पकड़ था। यह उद्देश्य 5 अक्टूबर की अंतिम समय सीमा के बाद और स्पष्ट हो गया था, जब तालिबान ने बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान जैसे बहुजातीय देश में स्थानीय अनुवादकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। 7 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान भर में कई लक्ष्यों पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप तालिबान मोल्ला उमर और बिन लादेन के पक्ष में एकजुट हो गया। इन हमलों से बचने के लिए बिन लादेन ने कंधार अपने घर को छोड़ दिया और गायब हो गया, जबकि उसने अपने शीर्ष कमांडरों को देश से बाहर भेज दिया। अल कायदा लगभग नष्ट हो गया था, सिवाय उन वफादार लड़ाकों के जो काबुल के बाहर मोर्चे पर बने रहे, जबकि अन्य पूर्व की ओर पर्वतों में पीछे हट गए ताकि अमेरिकी हमले का सामना कर सकें। इस बीच CIA के अन्य विभाग रॉबर्ट ग्रेनियर की सितंबर में की गई पहल के समान योजनाओं को लागू करने में व्यस्त थे। CIA की स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के तहत एक पैरामिलिट्री टीम, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी गैरी श्रोन कर रहे थे, 20 सितंबर को एक CIA मालवाहन विमान से ताशकंद, उज्बेकिस्तान पहुंची। 6 दिन बाद वे एक पुराने रूसी निर्मित माई-7 हेलीकॉप्टर में सवार हुए और काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी में उतरे। उनके साथ हथियार, सुरक्षित सैटेलाइट संचार उपकरण, GPS मैपिंग उपकरण और $10 मिलियन नकद बॉक्स में थे। SAD ऑपरेटरों का स्वागत नॉर्दर्न अलायंस ने किया, जो पहले ही तालिबान के खिलाफ अपनी विद्रोही गतिविधियों में लगे हुए थे। मोहम्मद फ़हीम की अगुवाई में श्रोन के एजेंट्स ने अफगानिस्तान भर में दर्जनों अग्रिम संचालन अड्डों की स्थापना करना शुरू किया। SAD अफगान मिलिशिया और विद्रोही सेनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा था ताकि लांगली CIA मुख्यालय को मानवीय खुफिया जानकारी भेजी जा सके। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी, जैसे कि खदान क्षेत्रों और आतंकवादी सुरक्षित घरों के स्थान। एक कंप्यूटर की कुंजी के एक दबाने से अमेरिका में काउंटर टेररिज्म सेंटर के कर्मचारी इन स्थानों का रिकॉर्ड रख सकते थे और इसे CIA के पैरामिलिट्री ऑपरेटरों को भेज सकते थे ताकि वे मैदान में काम करने में मदद कर सकें। ऑपरेशंस को CIA के ग्लोबल रिस्पांस सेंटर से 24 घंटे संचालित किया जा रहा था, जो फ्लोरिडा में केंद्रीय कमांड के रक्षा विभाग के जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सेंटर से सीधे संपर्क में था। CIA की पैरामिलिट्री टीमें विशेष संचालन बलों द्वारा समर्थित थीं, जैसे ग्रीन बेरे और डेल्टा फोर्स। हालांकि
बिन लादेन और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया था, अमेरिकी सैन्य बलों ने पहले 2 रातों में तालिबान के निर्धारित लक्ष्यों की सूची को समाप्त कर दिया था, जिनमें से 100 से अधिक अफगान नागरिकों की मौत की रिपोर्ट थी। 19 अक्टूबर तक विशेष बलों की टीमें अफगानिस्तान पहुंच चुकी थीं, जिनमें से 3 12-मैन टीमों को शुरुआती रूप से तखर, पंजशीर और मज़ार-ए-शरीफ क्षेत्रों में तैनात किया गया था। महीने के अंत तक और भी टीमों ने तैनाती की। नॉर्दर्न एलायंस के पास 15,000 से 20,000 सैनिक थे, जो 4 कमांडरों के बीच 5 विभिन्न स्थानों पर बटे हुए थे: काबुल फ्रंटलाइन, अदीक्षण, तखर, मध्य अफगानिस्तान और हेरात। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के पास लगभग 45,000 सैनिक थे, साथ ही 27,000 अल-कायदा और अन्य विदेशी लड़ाके भी थे। तालिबान की लड़ाकू सेनाएं उत्तर में विभिन्न कमांडरों के तहत मोर्चों के रूप में संगठित थीं। ये मोर्चे नॉर्दर्न एलायंस की सेनाओं से काबुल, अदीक्षण और मज़ार-ए-शरीफ के पास आमने सामने थे। जैसे ही हवाई अभियान शुरू हुआ, दक्षिण और पूर्व से अन्य सैनिकों को काबुल के मोर्चे पर रीइंफोर्समेंट भेजा गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से स्वयंसेवक काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, जो शायद 500 प्रतिदिन की दर से पहुंच रहे थे। अमेरिकी केंद्रीय कमांड के तहत अफगानिस्तान में जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने 19 अक्टूबर के बाद एक जमीन पर आधारित आक्रमण शुरू किया, जिसमें हवाई संसाधनों को नॉर्दर्न एलायंस के समर्थन में युद्ध संचालन में लगाया गया। इस नए करीबी हवाई समर्थन के साथ CIA और विशेष बल की टीमें नॉर्दर्न एलायंस के कमांडरों के साथ सीधे मिलकर काम कर रही थीं। 21 अक्टूबर से उन्होंने मज़ार-ए-शरीफ के दक्षिण में तालिबान की मोर्चों पर हमला शुरू किया, जो अंततः 12 नवंबर को मज़ार-ए-शरीफ के कब्जे का कारण बना। नॉर्दर्न एलायंस और अमेरिकी विशेष बलों की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी गति और लचीलापन था, जिन्होंने अफगानिस्तान की कठिन भौगोलिक स्थिति में घोड़ों का उपयोग करके तेजी से अभियान चलाए। एक ऐतिहासिक महाकाव्य की याद दिलाने वाले दृश्य में चीफ वारंट ऑफिसर बॉब पेनिंगटन ने मज़ार-ए-शरीफ की ओर उनकी बड़ी सवारी का जिक्र किया। कोलिशन और उसके सहयोगियों की जीत ने काबुल में तालिबान बलों में डर और घबराहट फैला दी और उन्होंने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। 13 नवंबर तक काबुल में तालिबान की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और यह खबर दक्षिण तक फैल गई, जिससे तालिबान के मनोबल पर असर पड़ा। काबुल के बाहर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में इस तालिबान लड़ाके हथियार डालने लगे, अपने गांवों में छिपने लगे, पाकिस्तान की ओर जाने लगे या पर्वतों की ओर बढ़ने लगे। उनकी धार्मिक राज्य की संप्रभुता ढह गई और सत्ता स्थानीय कबीलाई नेताओं के हाथों में चली गई। काबुल के पतन के बाद तालिबान को बदलने के लिए एक नई सरकार बनाने का मुद्दा सबसे बड़ी चिंता बन गया। औपचारिक प्रशासन के बजाय युद्ध लॉर्ड्स ने उन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया जिन्हें उन्होंने मुक्त किया था, जिससे शासन में समस्याएं उत्पन्न हुईं। संयुक्त राष्ट्र को सहयोगी देशों की विजय से खुशी हुई, लेकिन एक नई सरकार बनाने में प्रगति की कमी से निराशा भी हुई। खासकर नॉर्दर्न एलायंस, जो जलालाबाद या कंधार के पश्तून क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अनिच्छुक था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थानीय पश्तून सहयोगियों का समर्थन करना पड़ा। हमीद करजई, एक कुशल राजनयिक और कबीलाई नेता, को नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस प्रगति को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, रूस और ईरान ने बोंड सम्मेलन में मिलकर एक राजनीतिक समझौते की स्थापना की और अफगानिस्तान को लोकतंत्र की ओर अग्रसर करने के लिए काम किया। इसके परिणाम स्वरूप बोंड समझौता हुआ, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई कदमों की रूपरेखा दी गई, जिसमें अंतरिम प्रशासन का गठन, एक महान सभा का आयोजन जो संक्रमणकालीन सरकार का चयन करेगी, और राष्ट्रीय चुनाव शामिल थे। करजई को इस नई अंतरिम सरकार का नेता चुना गया और अमेरिकी विशेष बलों की सुरक्षा में वह दक्षिणी अफगानिस्तान से कंधार शहर की ओर बढ़े। हालांकि एक अमेरिकी बमबारी में उन्हें घायल कर दिया गया और उनके साथियों में से 10 लोग मारे गए। साथ ही उनके साथ तैनात 3 विशेष बल सैनिक भी मारे गए। अफगानिस्तान में मिली जीतों के बावजूद ओसामा बिन लादेन और अन्य अल-कायदा नेताओं की तलाश जारी रही। दिसंबर की शुरुआत में CIA और टास्क फोर्स स्वॉर्ड के तहत काम करने वाली टीमों ने तोरा बोरा के पहाड़ी क्षेत्र में घुसपैठ की, जहां तालिबान और अल-कायदा लड़ाकों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। 5 दिसंबर को टास्क फोर्स स्वॉर्ड और नॉर्दर्न एलायंस मिलिशिया ने अमेरिकी हवाई समर्थन के साथ तोरा बोरा पर हमला किया, जो पर्वतों में बने बंकरों और गुफाओं तक गहरी घुसपैठ कर गया। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त अफगान लड़ाकों ने भी भाग लिया, जिनके पास पुराने सोवियत निर्मित टैंक थे। साथ ही जर्मन और ब्रिटिश विशेष बलों की इकाइयां भी शामिल थीं। भारी बमबारी और जिहादी लड़ाकों की गिरफ्तारी के बावजूद बिन लादेन को नहीं ढूंढा जा सका। ऑपरेशन मध्य दिसंबर में समाप्त हुआ
और अनुमान लगाए गए कि तोरा बोरा में 1500 से 2000 अफगान, अरब और चेकन अल कायदा लड़ाके मौजूद थे जब हमला हुआ। इनमें से शायद 2/3 लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पार कर गए। तालिबान और अल कायदा के लड़ाके सीमा के अन्य हिस्सों से पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। मोल्ला उमर, तालिबान नेता, और ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे। बोरा से जिहादियों का पलायन केवल एक छोटे समय के लिए राहत का कारण बना था। 2002 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान में शाह अकद घाटी में अल कायदा के लड़ाकों के एकत्र होने के संकेत पाए। शाह अकद घाटी की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, जिससे बागराम से हेलीकॉप्टरों द्वारा घाटी तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय कमांड द्वारा कमांड की गई 10वीं माउंटेन डिवीजन को कुवैत से बागराम एयरफील्ड पर भेजा गया और यह अफगानिस्तान में मुख्य पारंपरिक जमीनी बल बन गई, जिसे 101वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों द्वारा मजबूत किया गया। इसे बाद में CGTF माउंटेन के रूप में नामित किया गया। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल फ्रैंकलिन हेगेनबेक के नेतृत्व में मार्च 2002 में ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में अल कायदा की उपस्थिति से निपटना था। लेकिन जल्दी ही यह ऑपरेशन अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करने लगा। अमेरिकी विशेष संचालन बलों द्वारा संचालित अफगान मिलिशिया को एक ट्रैफिक दुर्घटना के कारण देरी हुई और फिर गलती से उन्हें एक AC-130 गनशिप द्वारा हमला किया गया। अमेरिकी इन्फेंट्री भी दुश्मन की प्रभावी गोलीबारी का शिकार हुई, जो अच्छी तरह से तैयार की गई लड़ाई की स्थितियों से आ रही थी, जिन्हें ढूंढना मुश्किल था। इसके अलावा हवाई समर्थन का समन्वय पहले से अधिक कठिन साबित हुआ। आंतरिक तोपखाने की कमी के कारण अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में हवाई हमलों और हमलावर हेलीकॉप्टरों की सॉर्टीज की आवश्यकता पड़ी। इस अप्रत्याशित भारी विरोध के कारण अमेरिकी इन्फेंट्री को अपनी उजागर स्थितियों से वापस हटना पड़ा। 4 मार्च को अमेरिकी विशेष संचालन बलों ने दुश्मन पर नजर रखने के लिए निरीक्षण पोस्ट स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में एक अमेरिकी नेवी सील को पकड़ लिया गया और दुश्मन द्वारा मार डाला गया। 6 और अमेरिकी सैनिक मारे गए और एंसुइंग लड़ाई के दौरान एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। यह संघर्ष का हिस्सा रॉबर्ट्स रिज बैटल के नाम से जाना जाता है और जमीन पर बलों को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने में 5 और दिन लगे। कई अलकायदा और जिहादी रक्षकों को अमेरिकी हवाई हमलों द्वारा मारा गया था। फिर भी अमेरिकी सैनिक यह देखकर हैरान रह गए कि अच्छे से संरक्षित ट्रेंच, बंकर और निरीक्षण पोस्ट इंटैक्ट पाई गईं और आपूर्ति भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति ड्रोन, हवाई निगरानी या उपग्रहों द्वारा नहीं पाई गई थी। संयुक्त राज्य सेना की रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन को अपर्याप्त खुफिया जानकारी, अपर्याप्त आंतरिक आग सहायता और अवास्तविक अपेक्षाओं से नुकसान हुआ, जिसमें युद्ध लॉर्ड मिलिशिया पर अत्यधिक निर्भरता भी शामिल थी। एक प्रमुख कमजोरी एयरलैंड इंटीग्रेशन की थी, क्योंकि बागराम एयरबेस पर CJTF माउंटेन मुख्यालय और कतर में अमेरिकी एयर हेडक्वार्टर के बीच आपसी समझ की कमी थी। इसके बावजूद गठबंधन ने जीत हासिल की, क्योंकि अल कायदा और तालिबान के लड़ाकों को घाटी से भागने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि उन्हें भारी नुकसान हुआ। अल कायदा को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया गया और तालिबान सरकार को विभिन्न गुटों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार अमेरिका ने एक हद तक विजय प्राप्त की। अफगान अंतरिम सरकार का गठन भी बुश प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में एक कदम था। फिर भी तालिबान के लिए सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक बड़ी हार मानी, लेकिन उनका पश्चिमी देशों के खिलाफ संघर्ष अब केवल शुरू हुआ था। अगली